कार्तीय पद्धति, कार्टेशियन सिस्टम। संख्या पद्धति के अध्याय में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। संख्या रेखा पर एक नियत बिंदु से दूरियों को बराबर एकांकों में एक दिशा में धनात्मक और दूसरी दिशा में ऋणात्मक अंकित किया जाता है। जैसे इसमें देख रहे हो, इधर देखो, एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव। उस बिंदु को जहां से दूरियां अंकित की जाती है मूल बिंदु कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम? इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, ओरिजिन। एक रेखा पर समान दूरियों पर बिंदुओं को अंकित करके हम संख्या रेखा का प्रयोग संख्याओं को निरूपित करने के लिए करते हैं। यदि एक एकक दूरी संख्या 1 को निरूपित करती है हो तो 3 एकक दूरी संख्या 3 को निरूपित करेगी, जहां मूल बिंदु को हम O या 0 या ओरिजिनेट, मूल बिंदु से धनात्मक दिशा को में दूरी को R और R से निरूपित करती है। मूल बिंदु से ऋणात्मक दूरी को R पर स्थित बिंदु को R से, इधर भी R से, इधर भी R से। संख्या रेखा पर विभिन्न संख्याओं के स्थान आकृति 3.5 में दिखाए गए हैं। दकार्ते जो कि वैज्ञानिक गणितज्ञ था, ने एक तल पर एक दूसरे पर लंब दो रेखाओं को खींचने और इन रेखाओं के सापेक्ष तल पर बिंदुओं का स्थान निर्धारण करने का विचार प्रस्तुत किया। लंब रेखाएं किसी दिशा में हो सकती है, जैसे कि आकृति 3.6 में दिखाया गया है। लेकिन जब हम इस अध्याय में एक तल में स्थित एक बिंदु का स्थान निर्धारित करने के लिए दो रेखाएं लेंगे तो एक को हम क्या बोलेंगे? एक को क्षैतिज रेखा और दूसरी को ऊर्ध्वाधर रेखा। क्लियर है? एक हमारी क्या होगी? जैसे कि आकृति 3.6 के सी में दिखाया गया है। तो देखिए 3.6 का सी, ये नहीं है, बी है, ये सी। तो ये वाला हमारा क्या है? ऊर्ध्वाधर। ठीक है, आगे बढ़ो। ऊर्ध्वाधर, और इसको क्या बोलेंगे हम? हाँ ठीक है, चलिए इसको क्या बोलोगे आप? क्षैतिज। आयुष आ गया। वास्तव में ये रेखाएं इस प्रकार प्राप्त की जाती है कि दो रेखाएं लीजिए x x y y। तो ये आ जाओ, ये x x, ठीक है, ये आप x डैश ले लेते हैं, ये x है, ठीक है, ये y, ये y डैश, ठीक है। दीजिए x x को क्षैतिज रेखीय आकृति 3.7, ये देखिए, ठीक है, ये x डैश और ये x और ये y। तो ये हमारा क्या हो गया? ये क्षैतिज है और ये क्या है? ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और इसको केवल अंतर यही है कि y y क्षैतिज नहीं है अपितु ऊर्ध्वाधर है। ये क्या है? ये दोनों एक जैसे सेम है, लेकिन ये किस में है? ये ऊर्ध्वाधर में, ठीक है। दोनों रेखाओं का संयोजन इस प्रकार कीजिए कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के मूल बिंदु पर काटते हैं। इसको और इसको सेपरेट करेंगे तो ये जैसे इसमें दिखाया था ऐसे कटेगा। ये दो रेखाएं एक दूसरे को मूल बिंदु पर काटती है, जिसे हम x अक्ष ऊर्ध्वाधर और ऊर्ध्वाधर को y अक्ष पर कहा जाता है। x अक्ष को क्या बोलोगे? जैसे इसमें ये देखो, इसमें हम इसको क्या बोल रहे हैं? y अक्ष, और क्षैतिज को x अक्ष। क्लियर है? और वो जो ये ऐसे जो ये था, इसको हमने क्या बोला? इसको मूल बिंदु, 0 को मूल बिंदु। इसे O से प्रकट किया जाता है क्योंकि धनात्मक O x और O y की स्थिति में, इसलिए इसे क्रमशः हम x अक्ष और y अक्ष की धनात्मक दिशाएं कहा जाता है। ये देखो,
ये प्लस में है तो ये धनात्मक हो गया, और ये भी धनात्मक हो गया। ये नेगेटिव की तरफ है इसलिए इसे ऋणात्मक, और इधर ऋणात्मक। इसी प्रकार किया जाता है। क्लियर है? कल इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ आप देखते हैं कि ये दोनों अक्ष तल को 4 भागों में विभाजित करती है। इन 4 भागों को चतुर्थांश क्वाड्रेंट 1/4 कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। किसको? इसको। ठीक है, 1 2 3 4 चतुर्थांश, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये कैसे चलता है? तो ये घड़ी की उल्टी दिशा एंटी क्लॉकवाइज में चलता है। कैसे चलता है? एंटी क्लॉक। ठीक है। ओ एक्स से वामावर्त दिशा में इन्हें हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। वामा दिशा मतलब एंटी क्लॉक। ठीक है, हिंदी में वामावर्त दिशा। इस प्रकार इस तल के दोनों अक्षों और चारों चतुर्थांश सम्मिलित हैं। हम इस तल को कार्तीय तल यानी कार्टेशियन प्लेन, या निर्देशांक तल कोऑर्डिनेट प्लेन, या एक्स वाई तल या एक्स वाई प्लेन कहते हैं। इसके 3 नाम होते हैं। अक्षों को निर्देशांक अक्ष कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ये अक्ष है तो इसको हम क्या बोलेंगे? निर्देशांक अक्ष। एक्स का है तो एक्स नाम रखेंगे, वाई है तो वाई नाम रखेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। आइए अब हम देखें कि गणित में इस पद्धति का इतना महत्व क्यों है और यहाँ किस प्रकार उपयोगी होती है। आगे दिए गया आरेख लीजिए, ये जो आगे दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ अक्षों का उल्लेख कागज यानी ग्राफ पेपर पर खींचा गया है। आइए हम अक्षों से विभिन्न बिंदु P और Q की दूरियां ज्ञात करें। इसके लिए x अक्ष पर लंब PM और y अक्ष पर लंब PN डालिए। इसी प्रकार हम लंब QR और QS डालते हैं, जैसे कि आकृति 3.10 में दिखाया गया है। दिख रहा है ये? PM ON NOMP QROS। ठीक है। हम पाते हैं कि y अक्ष से बिंदु P की लंबिक दूरी, y अक्ष से बिंदु P की लंबिक दूरी x अक्ष की धनात्मक दिशा में मापी गई है। PN PN बराबर है OM के। ये दोनों बराबर है, कितना है? 4। तो ये भी कितना होगा? 4। x अक्ष से बिंदु P की लंबिक दूरी y अक्ष के धनात्मक दिशा में मापा गया है। PMON कितना है? 1 2 3। y अक्ष से बिंदु Q की लंबिक दूरी जिसे x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में मापा गया है उसे हम OR और QS दोनों बराबर है। तो कितना है? -6 यानी एक तरह से 6 एकक। x अक्ष से Q की लंबिक दूरी, x अक्ष से Q की लंबिक दूरी y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में मापा गया है, इसलिए OS बराबर क्या होगा? QR 2 एकक। इन दूरियों की सहायता से हम निर्धारण किस प्रकार करेंगे कोई भ्रम ना रह जाए। कैसे नापते हैं? हम निम्नलिखित परंपराओं को ध्यान में रखकर एक बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं। कौन सी परंपरा का ध्यान रखा जाता है? हाँ, पहला
बिंदु x के निर्देशांक किसके, हाँ, y अक्ष के बिंदु की लंबित दूरी है जिसे x अक्ष मापा जाता है, जबकि x अक्ष की धनात्मक दिशा में धनात्मक और y x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में ऋणात्मक होती है, जैसे कि आपने इसमें देखा था। x अक्ष के नेगेटिव की तरफ ऋणात्मक, इधर प्लस। ठीक है, इसमें भी देखोगे इधर क्या है नेगेटिव, इधर क्या है पॉजिटिव। बिंदु P के लिए यह +4 और Q के लिए -6 है। x निर्देशांक को हम भुज FCC का भी कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, याद कैसे रखोगे, अल्फा लेटर में पहले क्या आता है A और x भी पहले आता है, तो A पहले तो x। ठीक है, क्लियर है बात। हिंदी में भुज बाद में आता है, भ बाद में आता है और क पहले आता है, वो भी दिखा दूंगा। देखिए, एक बिंदु y निर्देशांक y अक्ष से लंबित दूरी होती है जिसे y अक्ष पर मापा जाता है, जो y अक्ष की धनात्मक दिशा में धनात्मक और y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में ऋणात्मक होती है। बिंदु P के लिए +3 और Q के लिए -2 y अक्ष निर्देशांक को कोटि यानी ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। O बाद में आता है, y बाद में आता है, इसलिए कोटि में हिंदी में क्या होता है क्रॉस कनेक्शन। क पहले आता है तो y हो गया, मतलब क्रॉस करना है। समझ में आ गया बात को। निर्देशांक तल में एक बिंदु के निर्देशांक लिखते समय पहले हम लिखते समय किसको लिखेंगे, x निर्देशांक को, और बाद में हम किसके लिखेंगे, y निर्देशांक को। हम निर्देशांक के कोष्टक के अंदर लिखा था, और ये निर्देशांक हमेशा कैसे लिखा जाता है, कोष्ठ के अंदर। देखो, जैसे कि P के निर्देशांक लिखने के लिए पहले कोष्ठ, फिर ये 4 किसको इंडिकेट कर रहा है, x अक्ष को, और 3 किसको इंडिकेट कर रहा है, y अक्ष को। Q के लिए पहले कोष्ठ, फिर ये x और ये। ध्यान दीजिए कि तल में एक बिंदु के निर्देशांक अद्वितीय होते हैं, मतलब एक। इसके अनुसार निर्देशांक 3, 4 और 4, 3 समान नहीं, दोनों क्या है। अगर कोई बच्चा ऐसे लिख दिया या वैसे लिख दिया तो अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो ये हो जाता है कंसेप्ट खत्म। इस बुक से जितनी कंसेप्ट थी वो हो गई खत्म। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। क्लियर है। इस फिगर को देखिए ध्यान से, पेपर में एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट। ठीक है, आकृति 3.11 को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। 3.11 बिंदु B का भुज, बिंदु B कहाँ है, ये है भुज। तो भुज कौन सा होता है, पहले आता है, x वाला कितना है 4। ठीक है, नहीं भुज, हाँ भुज और कोटि क्रम से कितना कितना होगा, इधर से ये B है ना, तो B का कितना आ जाएगा, यहाँ से x में 4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा कोटि, तो कोटि y वाला, यानी y इसमें कितना है 3। तो B का निर्देशांक कितना बना, 4 और 3। क्लियर है। बिंदु M के निर्देशांक, M ढूंढो पहले, कहाँ M, ये है। तो x में कितना है, इसमें -3, और y में कितना है +4। तो x का कितना आएगा यहाँ पे -3, और y का कितना आ जाएगा 4। तो निर्देशांक क्या, -3 और 4। L पे जाओ पहले, L ये है। तो L में कितना है, x में पहले कितना है -5, तो x में -5,
5 और y में माइनस का 4। तो l के निर्देशांक -4 -5, सॉरी -5 -4। s का पहले x 3, y पे -4, तो 3 और -4, ये इसके आंसर हो गया। आप देखोगे तो इधर भी ये आंसर दिया हुआ है, हमने कर लिया। चलो अब यहाँ पर हमें पढ़ने की बारी है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। आकृति 3.12 में अक्ष पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। अब हमें यहाँ बताना है a का, तो a पे x, पहले x लिखेंगे, तो x पे कितना आ जाएगा, x पे 4 और y पे कहीं नहीं है तो 0। तो ये देखो उत्तर भी यहाँ पे दिया हुआ है, कितना आ जाएगा इसका, 4 और 0। क्लियर है। b का, b पे x कितना नहीं है आगे, y पे 0, तो 0 3, ठीक है, इमरान था, ठीक है, 0 और 3। c कहाँ है, ये है, तो c पे x पे कितना -5, y पे तो है नहीं तो 0। d कहाँ है, ये है, तो x पे 0, y पे -4, ठीक है। e पे, e कितना है, e कहाँ है, e ये रहा, तो यहाँ पे 1 और 0, सॉरी 2/3, ये दिया हुआ है 2/3, तो 2/3 और 0। क्लियर है। अच्छा अब आ जाइए, अगर ये उदाहरण नंबर 2 खत्म हो गया, समझ आ गया हो, तो अब हम एक और कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आपने देखा क्योंकि x अक्ष का प्रत्येक बिंदु x अक्ष से शून्य दूरी पर है, इसीलिए हम x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु को y निर्देशांक सदा ही क्या रहेगा, क्या रहेगा, 0। इस तरह x अक्ष पर स्थित किसी भी निर्देशांक x0 के रूप होंगे जहां y अक्ष बिंदु से बिंदु की दूरी x और इसी प्रकार y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक 0y के रूप में होंगे। ये क्वेश्चन समझ गए आगे आप लोगों को। मूल बिंदु, अच्छा, जहां x अक्ष से बिंदु की दूरी y है, क्यों, मूल बिंदु 0 के निर्देशांक क्या होगा, तो मूल बिंदु 0 के निर्देशांक हमेशा क्या होता है, 0 0। ऊपर के उदाहरणों में आपने देखा कि एक बिंदु के निर्देशांक लगे चिन्ह उस बिंदु के चतुर्थांश जिसमें वह स्थित है बीच में संद। तो अब इस चतुर्थांश को समझ लो। पहले बिंदु में क्या होगा, पहला क्या आएगा, प्लस प्लस, क्योंकि पहले हम x लिखेंगे तो x क्या इधर, और इधर से y भी क्या है, प्लस। इधर से पहले x लिखा जाएगा तो पहले x में क्या है, और दूसरे में क्या आएगा, y का प्लस इधर, और इधर से इधर, इधर पहले प्लस लिखेंगे x का और फिर इसका माइनस। तो ये प्लस माइनस समझ में आ गया, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये याद होना चाहिए कौन सा, और बनाने भी आ जाएगा तुम्हें। इसको देख लो, पहले बिंदु के चतुर्थांश में तो बिंदु प्लस प्लस के रूप में होगा क्योंकि पहला धनात्मक है और दूसरा भी धनात्मक। दूसरे में पहले में क्या होगा, एक्स वाई होगा क्योंकि पहला ऋणात्मक है दूसरा, तो क्लियर है, माइनस माइनस, पहला एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव, और प्लस क्योंकि चौथा में एक्स अक्ष क्या है, धनात्मक है, वाई अक्ष क्या है, नेगेटिव है। खत्म। एक तल में स्थित बिंदु की व्याख्या करने के संबंध में ऊपर हमने जिस पद्धति के बारे में चर्चा की वह एक केवल परंपरा है जिसको पूरे विश्व में स्वीकार किया जाता है। उदाहरण के लिए पद्धति में ऐसा भी हो सकता है जहां कि पहले कोटि लिखी जाए और बाद में भुज। फिर भी जिस पद्धति का उल्लेख हमने किया उसे पूरा विश्व बिना किसी भ्रम के स्वीकार करता है। आ जाओ, ठीक है, बैठ जाओ जहाँ जगह खाली। क्लियर है बात। तो ये खत्म हो जाता है हमारा चैप्टर का दी एंड। अब आपका प्रश्नावली आता है,
3.2। ठीक है, तो कर लेते हैं। कार्तीय तल में किसी बिंदु के निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या नाम देते हैं? क्षैतिज को हम भुज कहते हैं और ऊर्ध्वाधर को यानी कोटि। ठीक है, यही दिया है आंसर। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। तो वो फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है, मूल बिंदु। क्या आएगा? अब इसके बी के निर्देशांक, अब इस चित्र को देखोगे और बी का निर्देशांक लिख दोगे, कितना आएगा? -5 और 2, -5 और 2 कर लोगे? तो बस यही क्वेश्चन है। सी के निर्देशांक कितना होगा? सी का ये है, तो पहले 5 फिर -5। ठीक है, -3 और -5 का है, -3 और -5 ई, ये कौन सा निर्देशांक है? ई। 2 और -4, 2 का है, 2 ये है, और -4 का है, ये है जी। डी भुज है, डी कहाँ है? ये है, तो भुज कौन सा होता है? एक्स वाला, तो कितना आ जाएगा? 6। एच कोटि है, एच कहाँ है? ये कोटि होता है वाई वाला, तो वाई में कितना आ जाएगा? -3। बिंदु एल के निर्देशांक, एल कहाँ है? ये है, तो एक्स पे 0, वाई पे 5। ठीक है, बिंदु एम के निर्देशांक, एम कहाँ है? ये है, एम कितना है? एक्स पे -3, नहीं, और वाई पे 0, -3 और 0। ठीक है, तो लगता, तो ये चैप्टर हो गया आपका खत्म। ठीक है, क्लियर है? ये सारांश पढ़ लेना, खत्म हो गया। क्लियर है? क्रियाकलाप 1, बैठने की। सभी मेजों को एक साथ खींचकर अपनी कक्षा में बैठने की योजना बनाइए। आप लोग क्लासरूम में जाते हो, तो उस क्लासरूम में कभी कभी टीचर नहीं रहते हैं, तो गप्पे मारने के भी मूड आ जाता है दिमाग में। हाँ, प्रत्येक मेज को एक वर्ग से निरूपित कीजिए। प्रत्येक वर्ग में उस विद्यार्थी का नाम लिखिए जिस पर वह बैठता है और जिसे वर्ग से निरूपित करता है। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी की स्थिति का ठीक ठीक निर्धारण निम्नलिखित 2 सूचनाओं की सहायता से प्राप्त किया जाता है। पहला, वह स्तंभ जिसमें वह बैठा था या बैठती है। थोड़ा धीरे। दूसरा, वह पंक्ति जिसमें वह बैठता है या बैठती है। ऐसे ही पता लगाते हैं। अच्छा, पूछोगे तो अच्छा उसमें वो पिंकी किस में बैठी थी? अच्छा, कल वहां बैठी थी, है ना। यदि आप उस मेज पर बैठते हैं तो जो 5वें स्तंभ और तीसरी पंक्ति में है, इधर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और 5वें में तीसरे पे। ठीक है, जिसे आकृति 3.3 में 6 वर्ग से दिखाया गया है। ये देखिए, 1 2 3 4 5, 5वें रो में 1 2 3। ठीक है, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के नाम और उन्हें के बैठने की स्थिति लिखें। उदाहरण के लिए, यदि सोनिया चौथे स्तंभ और पहली पंक्ति में बैठती है तो उसके लिए 4 1। अब 1 ये रहा, ये है कौन है? हमारी सोनिया। ये कौन है? सोनिया। शिक्षक की मेज आपके बैठने की योजना के अंतर्गत नहीं आती। टीचर का जो ये मतलब हमारा ये है, इसमें नहीं आता। ठीक है, यहाँ हम शिक्षक को केवल एक प्रेक्षक ही मानते हैं। क्या मान रहे हैं? प्रेक्षक। शिक्षक की मेज को टी से दर्शाया गया है और सोनिया की मेज को एस से। दिख रहा है? ऊपर की चर्चा में आपने यह देखा है कि एक तल पर रखी हुई किसी वस्तु की स्थिति
दो लंब रेखाओं की सहायता से निरूपित की जा सकती है। यदि वस्तु एक बिंदु है तो हमें सबसे नीची वाली रेखा से, ये नीची वाली रेखा थी, और कागज की बाईं ओर से दूसरी बिंदु ज्ञात होना आवश्यक होता है बैठने की योजना पता लगाने के लिए। मतलब कि अगर आपको ये वाली लाइन और इधर से कुछ पता हो तो आप आसानी से लगा सकते हो। क्लियर है मोना? इस संबंध में हमें स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या को जानना आवश्यक होता है। इस सरल विचारधारा के दूरगामी परिणाम होते हैं, जैसे इससे गणित की निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नामक एक अति महत्वपूर्ण शाखा की व्युत्पत्ति हुई। अब इसी चीज को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो समझ आ रहा है बात को? हमारा लक्ष्य निर्देशांक ज्यामिति की कुछ आधारभूत संकल्पनाओं को अपने परिचित करना। हम इसमें क्या सीखेंगे? निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। इसके बारे में आप विचार से अध्ययन उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, ज़्यादा जानने के लिए हाई क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको बेसिक बातें समझाई जाएगी। क्लियर है? प्रारंभ में फ्रांसीसी की दार्शनिक और गणितज्ञ रेने दत्तकर्रे ने इसका अध्ययन को विकसित किया। शुरू में सबसे पहले ये रेने दत्तकर्रे हैं, इन्होंने इसका क्या किया? डेवलप किया, निर्माण किया। जैसे मैं कहूँ आप शिवम हो, तो शिवम ने एक ऐसा कोड बनाया जिसको शिवम के अलावा कोई और या किसी को पता ही नहीं है। तो उसको बताने का किसको श्रेय जाएगा? शिवम को। तो ऐसे ही इसका श्रेय किसे जाता है? क्लियर है? और इसी चीज को हम बोलते हैं आगे चल के क्या? कार्तीय पद्धति यानी कार्टेशियन सिस्टम। क्लियर है? अब यहाँ तक ये सारी बातें पल्ले पड़ गई है। इस बात को समझना है तो देख लीजिए एक बार। कुछ लोग प्रातः काल से बिस्तर पर लेटे रहना पसंद करते हैं। यही आदत 17वीं शताब्दी के महान फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने दत्त की थी। जितने भी आलसी हुए ना, वही आगे चलकर इंटेलिजेंट हुए। तो मैं आलसी, तुम आलसी बनो, है ना? परंतु यह आलसी व्यक्ति नहीं था। वह यह समझता था कि बिस्तर पर पड़े पड़े ही अधिक चिंतन किया जा सकता है। तो आप कभी सोए रहोगे, मम्मी कहेगी क्या कर रहा है, तो कहना है मम्मी चिंतन कर रहे हैं, चिंतन, मारो मत है। एक दिन जब वो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे आराम कर रहा था, उसने एक तल में एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण के संबंध में समस्या का हल ढूंढ निकाला। जैसे आप देखेंगे उसकी विधि अक्षांश और देशांतर की पुरानी विचारधारा एक ही विकसित रूप थी। एक तल की एक बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने की पद्धति को दत्तकर्रे के समान इसे क्या नाम दिया इसने? कार्टेशियन सिस्टम। क्लियर है? एक अन्य व्यक्ति एक्सरसाइज, अब हम एक क्लियर हो गया आपको। आ जाइए एक्सरसाइज की तरफ। प्रश्नावली 3.1। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे? अगर मैं कहूँ ये इस टेबल पे पेन कहाँ रखा हुआ है या ये बिंदु इस किताब में कहाँ है, तो आप इसकी ठीक स्थिति बता सकते हो क्या? नहीं। एक इधर से देखोगे, इधर से करोगे तब ना बताओगे। तो यही है। ये क्वेश्चन सड़क योजना का है। तो आप इसमें देखोगे तो एक नगर के दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर निगम नगर के केंद्र पर मिलती है। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूरब पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर कितने को बता रहा है? 200 मीटर को। नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए सड़कों को एकल रेखी से। तो ये हमें बनाना है, ठीक है? तो एक कॉपी में मॉडल बनाना है। कैसे बनाओगे? मैं डायरेक्ट आपको इसका उत्तर दिखाता हूँ। आप ऐसे देख सकते हो कि ये कितना सटीक तरीके से दिया हुआ है। ऐसे एग्जैक्टली करके निकालना है, ठीक है? समझ आया? और ये आप सड़क मार्ग का दिया हुआ है आंसर।
तो यहाँ से देख सकते हो कि किस तरीके से बनाया जा रहा है। क्लियर है बात? अब इसमें कितनी स्ट्रीट है, कितने क्या है, आपके मॉडल एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती है। बहुत सारे चौराहे देखे आपने। विशेष क्रॉस स्ट्रीट की दो सड़कें से बनी है, जिनमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूरब पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट की निर्देशांक इस प्रकार किया जाता है कि दूसरे सड़क उत्तर दिशा में जाती है, पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। ऐसे क्रॉसिंग पर मिलती है, तब हम इसे क्रॉस स्ट्रीट यानी 2-5 कहेंगे या इसी पर परंपरा पर ज्ञात करेंगे। क्लियर है कैसे निकाला गया था? जैसे 4-3 3-4, यहाँ उत्तर में भी देख सकते हो। ठीक है, ये दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक कंसेप्ट हो जाता है खत्म। अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम।